ओके। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक कोड फॉर यू में। आज ये एक स्मॉल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोग को लास्ट मोमेंट एग्जाम प्रैक्टिस या टॉपिक्स चाहिए, या उन लोगों के लिए जिन लोगों को मीटिंग्स या शॉर्ट में ओएस के सारे टॉपिक्स को रिवीजन करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आएंगे। मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। और ये प्लेलिस्ट उतना लंबा नहीं होगा ये प्लेलिस्ट, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो बनने वाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके यहाँ वीडियो बनाया जा रहा है। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, पहले हम लोग बात करेंगे एफसीएफएस। बेसिकली 5 सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला एफसीएफएस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। मैं आपको बताऊंगा कि नॉन प्रीएम्प्टिव होता क्या है। दूसरा होता है एचजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये भी एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम होता है। एंड थर्ड होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। ये एक प्रिएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजेएफ होता है। एसजेएफ का नॉन प्रिएम्प्टिव को बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एंड उसी का प्रिएम्प्टिव वर्जन को बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। उसके बाद एक और प्रिएम्प्टिव वर्जन ऑफ एल्गोरिदम होता है जिसका नाम है राउंड रॉबिन, और उसके बाद एक प्रायोरिटी बेस्ड होता है। तो चलिए हम लोग ये सारे एल्गोरिदम्स को एग्जाम्पल वाइज समझते हैं। सो पहला एल्गोरिदम है एफसीएफएस। सो एफसीएफएस में हमारे पास ये 4 प्रोसेस हैं, जो कि है P3, P2, P1, P4, और उसका सीपीयू बस टाइम दिया हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ ये अज्यूम करके चलते हैं कि P3, P2, P1 ये ऑर्डर वाइज ऐसे ही आते हैं। पहले P3 आया था, पहले P2, पहले P3 आया था, उसके बाद P2, उसके बाद P1, फिर उसके बाद P4। तो अकॉर्डिंग टू ये एल्गोरिदम का आप नाम देखेंगे कि एल्गोरिदम का नाम ही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सबसे फर्स्ट P3 आया था, तो हम लोग सबसे फर्स्ट सीपीयू को P3 को सीपीयू एलोकेट करेंगे। T0 से T0 से T5 तक P3 को एलोकेट करें। फिर सेकंड आता है P2। तो P2 को 3 यूनिट टाइम के लिए हम लोग सीपीयू एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे T5 में P2 आया था, तो 3 यूनिट टाइम के लिए करेंगे, तो यहाँ पे T8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि P2 कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट मतलब एग्जिट कर दिए। P2 कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे T5 पे P3 कंप्लीट हो गया और ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ P1 आया था, तो P1 उसके बाद आया था, तो T8 के बाद हम लोग यहाँ P1 को असाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे P1 आया था। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कौन आया था। तो इसके बाद P4 आया था, तो यहाँ पे हम लोग T12 पे P4 को असाइन करेंगे। और तब तक ये सब प्रोसेस को असाइन रखेंगे सीपीयू में, जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। तो P4 को कंप्लीट होने के लिए 2 यूनिट टाइम चाहिए। तो यहाँ पे T12 पे आया था P4, तो यहाँ T14 पे निकल गया। इसको 2 यूनिट टाइम चाहिए और ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा इसको ये जो चैट बना है, इसको हम लोग बोलते हैं गैंट चैट। ओके। अब यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस है जो कि उसी का अकॉर्डिंग लिखा हुआ है जैसे ये अराइव की है। फिर सेकंड हमारा ये सीपीयू बस टाइम है 5342। अब यहाँ वेटिंग टाइम आता है, तो आपको निकालना है वेटिंग टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वेटिंग टाइम निकालने का और टर्न ऑन टाइम निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ आप उसको लिख लें, तो आपको आसान होगा। तो पहले हम लोग अपने इस एग्जाम्पल में टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इस केस में, इस पूरे एग्जाम्पल में, यहाँ पे अराइवल टाइम, अगर अराइवल टाइम होता प्रोसेस में, तो यहाँ पे अराइवल टाइम लिखा होता और यहाँ पे भी रहता। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन या बहुत सारा अराइवल टाइम लिखा रहता। पर इस केस में हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं कि अराइवल टाइम सबका जीरो है। सब जीरो टाइम पे आया था, तो अराइवल टाइम जीरो है। अब आप देखिए टर्न ऑन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम तो जीरो है, अब आपको बस कंप्लीशन टाइम पे ध्यान देना है। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है। तो P3 कंप्लीट तब होगा जब उसको सारा मतलब जब वो सीपीयू से छोड़ रहा होगा, जब वो सीपीयू को छोड़ के जा रहा होगा, तभी वो मतलब एक्चुअली क्या होता है कि नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि जो प्रोसेस है अगर उसको सीपीयू मिल गया, तो तब तक सीपीयू को नहीं छोड़ेगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो आप P3 देखिए कब वो सीपीयू को छोड़ रहा है। तो P3 जो है T5 में सीपीयू को छोड़ रहा है। तो P3 का जो टर्न अराउंड टाइम होगा, कंप्लीशन टाइम असाइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम होगा वो होगा 5।
तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 हो गया, क्योंकि अराइवल टाइम 0 है तो कंप्लीशन टाइम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे होगा 5। अब सिमिलरली P2 का दिखिएगा, तो P2 का कंप्लीशन टाइम है T8 यानी 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख दे रहे हैं। अब P1 का देखिएगा सिमिलरली, तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख दे रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा P4, तो P4 का जो कंप्लीशन टाइम है ये है T14, तो यहाँ पे हम लोग 14 लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ वेटिंग टाइम देखेंगे, तो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट टाइम। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम में यहाँ 5 है और सीपीयू बर्स्ट टाइम भी 5 है, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, P3 के लिए। अब P2 के लिए आप देखेंगे, तो P2 का टर्न अराउंड टाइम है 8 और सीपीयू बर्स्ट टाइम है 3, तो यहाँ वेटिंग टाइम हो गया 5। ऐसे करके ये सारा टाइम निकला हुआ है। अब अगर आपसे वो पूछे कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप टोटल इसको ऐड कर दीजिए, आप टोटल ये 0 5 8 12 नंबर ऑफ जितना भी आपका ये इनपुट्स है, जितना भी आपका डाटा है, इसको ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब। तो नंबर ऑफ जॉब मीन्स कि कितना नंबर ऑफ प्रोसेस है, तो यहाँ कितना नंबर ऑफ जॉब है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एक एवरेज वेटिंग टाइम निकल लेगा। सिमिलरली आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो आप इसको ऐड कीजिए 5 8 12 14 और डिवाइड बाय 4 कर दीजिएगा, तो ये आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलेगा। अब बात करते हैं थ्रूपुट। तो थ्रूपुट डिफाइन होता है टोटल जॉब कंप्लीटेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में टोटल टाइम क्या होगा, सब सब प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम को ऐड कर देना। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम क्या होगा, सबका कंप्लीशन टाइम होगा P3 का होगा 5, P2 का होगा 8 और P1 का होगा 12 और P4 का होगा 14। तो आप यहाँ देखिए 5 8 12 14 ये सेम ऑर्डर में है, क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम 0 है, तो बेसिकली कंप्लीशन टाइम ही हमारा टर्न अराउंड टाइम बन गया है। तो 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14 ये हमारा हो गया टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, ओवरऑल सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में, और कितना जॉब कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस है 4 जॉब, तो 4/39 ये आपका एक थ्रूपुट निकल गया। ओके, तो ये हो गया FCFS, ये क्विक रिवीजन था। होप सो अगर आप क्विक रिवीजन करने आए हैं तो आप पहले से FCFS ये सब पढ़ कर रखे हों। ये उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो कि पहले से पढ़ कर रखे हैं और एट द एंड एग्जाम के लिए रिवाइज करना चाहते हैं। क्विक रिवीजन ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो कृपया टेंशन ना लें, एक टाइम पे आके हम लोग एक प्रॉपर ओएस का वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट चैनल पे लाएंगे, तो आप टेंशन ना लें, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है SJF, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो अब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या होता है कि हम लोग सीपीयू बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं। तो यहाँ जिसका सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम होगा उसको सबसे पहले प्रोसेस मिलेगा, और जिसका सबसे ज्यादा सीपीयू बर्स्ट टाइम होगा उसको सबसे बाद में मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम है P4 का, उसके बाद है मेरा P2 का, उसके बाद है मेरा P1 का, उसके बाद है मेरा P3 का। तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा आपका P4 P2 P1 P3। तो आप यहाँ देखिए कि इसी ऑर्डर में हुआ है अरेंज, P4 P2 P1 P3। अब P4 पहला एलोकेट होगा क्योंकि इसका सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है, तो ये 2 यूनिट के लिए एलोकेट होगा, क्योंकि इसको बस 2 ही यूनिट चाहिए अपने आप को टर्मिनेट करने के लिए या अपने आप को पूरी तरह कंप्लीट या एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ T0 से T2 तक होगा। सिमिलरली ऐसे ही सारा इसी ऑर्डर में हो जाएगा। और ये है टेबल, तो आप टेबल देखेंगे तो टेबल बेसिकली हम लोग ऊपर जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट से यहाँ किए हैं। आप देखिएगा पीछे का कंप्लीशन टाइम, यहाँ अराइवल टाइम 0 है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ अराइवल टाइम 0 लेके चल रहे हैं। तो आप P3 के लिए देखिएगा तो इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा P3 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 12। तो कंप्लीशन टर्न ऑन टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ अराइवल टाइम 0 है, तो बेसिकली कंप्लीशन टाइम ही हमारा टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो कंप्लीशन टाइम आप देखिएगा यहाँ 12 है, तो बेसिकली सॉरी 14 है, तो यहाँ P3 का 14 हो जाएगा। सिमिलरली P2 का देखिएगा तो P2 का यहाँ T5 है, तो यहाँ भी T5 यहाँ भी 5 हो जाएगा। P1 का देखिएगा तो P1 का T2 है, P1 कहाँ गया, सॉरी P1 का T9 है, तो यहाँ बेसिकली 9 हो गया। तो बेसिकली अराइवल टाइम 0 है, तो कंप्लीशन टाइम ही टर्न अराउंड टाइम हो जाता है। डन, ठीक है। अब टर्न वेटिंग टाइम निकालना है आपको, तो वेटिंग टाइम का मैंने फॉर्मूला बताया था टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 14, सीपीयू बर्स्ट टाइम है 5, तो यहाँ हो गया है 9। यहाँ पे देखिए 5 टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बर्स्ट टाइम है 3, तो ये हो गया है 2।
इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। एवरेज निकालने का फॉर्मूला वही है, ये सबको ऐड कर दीजिए, 9 + 2 + 5 + 0 डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ जॉब है 4, तो डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया आपका 16। सिमिलरली ऐसे आप एवरेज आप ऐसी एवरेज आप टर्न ऑन टाइम भी निकाल सकते हैं, 14 + 5 + 9 + 2 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका ये बेसिकली एवरेज टर्न ऑन टाइम निकल जाएगा। और थ्रूपुट, थ्रूपुट निकालने के लिए टोटल जॉब कंप्लीटेड, तो यहाँ टोटल जॉब है 4 और टोटल टाइम टेकन, तो बेसिकली हम लोग टर्न ऑन टाइम का ही जो प्लस किए हैं उसी को वहां कंसिडर कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ टर्न ऑन टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम, तो बेसिकली यहाँ अराइवल टाइम 0 है। तो एक देखा जाए तो यहाँ कंप्लीशन टाइम है, टर्न ऑन टाइम है, तो कंप्लीशन टोटल कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए जितना भी टोटल है टर्न ऑन टाइम उसको ऐड कर दीजिए 30, तो 4/30 डन, समझ गए। ये है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ये आता है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में कुछ बोल दे कि शॉर्टेज जॉब से निकालो और बेसिकली बताया नहीं कि आपको प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव से निकालना है, तो आप बाय डिफॉल्ट नॉन प्रिमिटिव कंसिडर करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि अगर प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट हो गया तो वो तब तक सीपीयू को नहीं छोड़ेगा जब तक वो पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए। पर प्रियम्पशन में हम लोग उसको फोर्सफुली निकाल सकते हैं, फोर्सफुली हम कोई प्रोसेस को रोक सकते हैं और उसके जगह किसी और प्रोसेस को डाल सकते हैं, तो ये प्रियम्पशन में होता है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट प्रियम्पशन का। तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल्स पे ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं बेसिकली, यस। तो आप देखिए एट टाइम 0 T0, देखिए ये P6 जो है ये T1 पे आया था, तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं 0 पोजीशन पे, मतलब टाइम 0 पे। टाइम 0 पे कौन आया, तो मेरे पास टाइम 0 पे P3 है, P2 है, P1 है एंड P4 है। तो अब आप देखिए P3, P2, P1 एंड P4, इसमें सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम किसका है, तो सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम यहाँ 4 है, P3 का, तो हमने यहाँ P3 एलोकेट कर दिए। ठीक है, T0 पे P3 एलोकेट कर दिए। अब जैसे ही ये T1 पे आया, जैसे ही टाइम आगे बढ़ता जाता है, तो टाइम जैसे ही T1 पे आया तो यहाँ पे P6 आ गया, जैसे ही टाइम T1 पे आया P3 एलोकेट होते जैसे ही टाइम का टाइम 1 यूनिट हुआ, तो 1 यूनिट पे P6 आ गया। अब आप देखिए कि P6 का जो सीपीयू बर्स्ट टाइम है वो P3 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग P3 को वहीं रोक देंगे और जबरदस्ती P3 को निकाल देंगे। तो अब यहाँ आपको क्या करना होगा कि जो P3 है, यहाँ आप देखिएगा तो 0 से 1 तक 1 यूनिट का काम कर लिया है, इसको टोटल 4 यूनिट का काम करना है सीपीयू में, पर ये 1 यूनिट का काम कर लिया है, तो इसका अब अपडेटेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे अपडेटेड हो जाएगा 3। मैं यहाँ काट के अपडेटेड कर देता हूँ 3, अब ये 3 हो गया है। ठीक है, तो T1 पे आया हमारा P6 और P6 का सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम है, तो T1 पे हम P6 को एलोकेट कर दिए। अब सबसे छोटा इसी का है, इसके बाद अभी कुछ नहीं मतलब इसके बाद अब रेडी स्टेट में सब कुछ है, इसके बाद अब कुछ नहीं आने वाला है आगे, तो हम लोग P6 को पूरा कंप्लीट होने देंगे। T1 से T3 P6 कंप्लीट हो गया। अब P6 का कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये ऊपर से ये चारों में किसका सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम है, तो इसके बाद सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम है P3 का। ये अब पहले 4 था, ये अब अपडेटेड 3 हुआ है, सबसे छोटा है मेरा P3 का, तो यहाँ हम P3 को एलोकेट कर दे रहे हैं। P3 को हम 3 यूनिट के एलोकेट करेंगे तो P3 कंप्लीट हो जाएगा। P3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, P3 यहाँ एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू छोड़ देगा क्योंकि यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ P6 कंप्लीट हो गया इसलिए सीपीयू छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए प्रियम्पशन में हम लोग यहाँ क्या किए, यहाँ हम लोग जबरदस्ती निकाले इसको, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इसको हम लोग जबरदस्ती निकाले क्योंकि P6 आ गया था और P6 का सीपीयू बर्स्ट टाइम P3 से छोटा था। ठीक है, तो P6 आ गया, तो P6 तो सबसे छोटा, तो हम लोग P6 को पूरा कंप्लीट होने दिए, उसके बाद P6 खुद सीपीयू छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग कंपेयर किए कि ये चारों में सबसे छोटा किसका था सीपीयू बर्स्ट टाइम, तो उसके बाद हम लोग को देखे कि P3 का था, तो P3 को यहाँ एलोकेट कर दिए और P3 को तब तक रहने दिए जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अब इस टाइम पे अब T3 टाइम पे मेरे पास कोई नया प्रोसेस नहीं आने वाला है और सारा प्रोसेस मेरे पास पहले से ही है, तो अब हम बेसिकली सबको उसके सीपीयू बर्स्ट के अकॉर्डिंग एलोकेट करते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि अब P3 को मैंने एलोकेट कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि P2, P1, P4 इसमें सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम किसका है, तो इस पर सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट टाइम है P4 का, तो यहाँ हमने P4 को एलोकेट कर दिया और तब तक एलोकेट रखा सीपीयू में जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो गया और सीपीयू को छोड़ ना दिया, तो यहाँ P4 एग्जिट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
P2 का था और उसके बाद P1 का था। तो ये है बेसिकली आपका गैंट चार्ट। अब यहाँ से देख के सिमिलरली आपका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने आपको ऊपर 2 के एल्गोरिथम से बताया था। तो ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ यही था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक जल्दी एंड फास्ट फॉरवर्ड आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को कंप्लीट कर दूं, ताकि अगर आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एल्गोरिदम है हमारा राउंड रॉबिन, और राउंड रॉबिन में हमारा एक प्रिमिटिव वर्जन होता है। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हम लोग सीपीयू को प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। इसमें क्या होता है, इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक एफसीएफएस है जिसमें एक टाइम क्वांटम है। टाइम क्वांटम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर रहे हैं। अब वो टाइम कितना भी हो सकता है, पर इस एग्जांपल में हम लोग एक प्रोसेस को 2 सेकंड में 2 यूनिट के लिए सीपीयू एलोकेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि सपोज P3 है, इसको स्टार्टिंग में कंप्लीट होने के लिए चाहिए 5 यूनिट। तो हम लोग इसको सीपीयू एलोकेट किए, बट हम लोग का टाइम फिक्स है कि हम लोग बस 2 ही यूनिट कर सकते हैं। तो 5 सेकंड उसको 5 यूनिट उसको चाहिए था। हम लोग पहले P3 को एलोकेट किए, तो P3 अपना 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया, तो उसका बचा कितना, 3। तो 3 यूनिट ऐसे करके ये अपडेट किया हुआ है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। ये माइनस वाइनस अभी ध्यान में लीजिए, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो राउंड रॉबिन क्या होता है, एफसीएफएस विद टाइम क्वांटम। तो आप पहले यहाँ देखेंगे एफसीएफएस, पहले एफसीएफएस देखेंगे तो पहले कौन आया, पहले आया P3, फिर आया P2, फिर आया P1, फिर आया P4। इस केस में भी हम लोग टाइम क्वांटम जीरो लेके चलते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे पहले मेरा यही ऑर्डर, तो अब हम P3 को पहले एलोकेट करेंगे। तो P3 पहले एलोकेट होगा मेरा, यहाँ P3 पहले एलोकेट होगा, और ये बस 2 यूनिट के लिए एलोकेट होगा। उसके बाद इसको वापस पीछे लगना होगा। अब लाइन से क्या है, पहले लाइन में कौन खड़ा है, पहले लाइन में खड़ा है P2, P3, फिर P2, फिर P1, फिर P4। अब क्या होगा यहाँ पे कि पहले P3 2 यूनिट का काम कर लिया, उसके बाद ये सबसे लाइन में पीछे जाके लग जाएगा, यहाँ P4 के पीछे रख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लाइन से जो जो खड़ा रहेगा उसको हम लोग सीपीयू एलोकेट करते जाएंगे। तो पहले P3 को एलोकेट करिए 2 यूनिट के लिए, उसके बाद ये पीछे जाके खड़ा, उसके बाद ये P4 के पीछे जाके खड़ा हो गया, और हम लोग यहाँ अपडेट कर दिए डाटा को कि 5 यूनिट उसको चाहिए था, 2 यूनिट काम कर लिया, तो बचा इसका 3 यूनिट बस। तो 3 यूनिट बचा, उसके बाद ये P4 के नीचे जाके खड़ा हो गया। अब सेकंड में कौन खड़ा है, सेकंड में खड़ा है यहाँ P2। तो हम लोग P2 को यहाँ एलोकेट करेंगे 2 यूनिट के लिए। फिर इसको चाहिए था 3 यूनिट, तो इसको 2 यूनिट इसका कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 1 यूनिट। तो चलिए P2 भी एलोकेट हो गया। अब P2 को भी हम लोग यहाँ निकाल के पीछे भेज देंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले P4 था, उसके नीचे मेरा P3 लगा हुआ है, अब P3 के नीचे P2 लगा हुआ है। लाइन से आपको लाइन एक दिमाग में मेंटेन करना होगा, या आप रफ बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले P3 को मैंने एलोकेट किया, उसके बाद मैंने P3 को निकाल दिया, तो वो P4 के पीछे लग गया। उसके बाद मैंने P2 को एलोकेट किया, फिर P2 को निकाल दिया, तो यहाँ P3 के नीचे लग गया। उसके बाद मैंने P1 को एलोकेट किया, P1 को एलोकेट किया 2 यूनिट के लिए। तो 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद इसको 4 यूनिट का काम करना है, 2 यूनिट अपना कर लिया है, तो यहाँ बचा बस 2 यूनिट। तो ये क्या हुआ कि P4 के नीचे P3 लगा है, P3 के नीचे P2 लगा है, अब P2 के नीचे यहाँ P1 लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद मेरा यहाँ लाइन में आया P4। अब P4 का बस 2 ही यूनिट का काम चाहिए था, हम और हम लोग का टाइम भी कितना है, फिक्स 2 ही यूनिट है। तो ये अपना P4 2 यूनिट का टाइम 2 यूनिट का काम 2 यूनिट में ही करके चल देगा। तो यहाँ पे P4 कंप्लीट हो गया एक ही बार में, तो P4 यहाँ से कट गया। तो अब P4 के बाद क्या था, सबसे पहले P4 के बाद सबसे पहले था P3। तो यहाँ फिर से हम P3 को एलोकेट किए, P3 वापस 2 यूनिट का काम कर लिया। इसके पास पहले था, अब मॉडिफाइड डाटा था मेरा, 3 यूनिट का काम बचा था, 2 यूनिट का फिर से कर लिया, तो बचा बस 1 यूनिट का काम। ठीक है, P3 फिर सबसे ज्यादा लास्ट में जाके लग गया वापस से। अब उसके बाद मेरा P3 यहाँ पे था, उसके बाद मेरा P2 था, तो हम P2 को एलोकेट किए, बट इस बार P2 को बस 1 यूनिट का काम करना था, तो हम बस उसको 1 ही यूनिट का काम करने के लिए टाइम देंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको 1 ही यूनिट काम करने के टाइम दिए हैं। 2 यूनिट का काम, 2 यूनिट का टाइम इसको नहीं देंगे फालतू का, क्योंकि उससे सीपीयू में ज्यादा पावर पड़ेगा और सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए P2 को बस 1 यूनिट का काम करना था, और मैक्सिमम हम इसको 2 यूनिट का टाइम दे सकते थे, पर इसको काम 1 ही यूनिट का करना था, इसलिए हम इसको 1 ही यूनिट का टाइम दिए हैं। ठीक है, अब P2 के बाद क्या था, यहाँ P2 के बाद यहाँ P2 था, P2 के बाद यहाँ P1 लगा हुआ था। तो P1 को क्या हुआ कि P1 को इस बार बस 2 ही यूनिट का काम करना था, तो P1 भी अपना 2 यूनिट का काम 2 यूनिट में करके चल दिया। अब लास्ट में
P3 का 1 यूनिट का काम बचा हुआ था, तो लास्ट में हम P3 को एलोकेट कर दिए और ये अपना 1 यूनिट का काम किया और ये निकल गया सीपीयू से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हमारे ये गैंट चार्ट बना, और गैंट चार्ट बनने के बाद ये सेम प्रोसेस जो जो मैं आपको ऊपर बताया था कि कैसे बनाते हैं, कैसे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, कैसे टर्न ऑन टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये बना सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है प्रायोरिटी बेस्ड। तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी वैल्यू आपको दिया रहेगा, और ये प्रायोरिटी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ भी अराइवल टाइम 0 मानते हैं, बट प्रायोरिटी वैल्यू में क्या होता है कि आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो ये जो मेरा सबसे लोएस्ट जो प्रायोरिटी है, आप चाहें जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको आप सबसे ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। मतलब आप ये भी मान सकते हैं कि जिसका सबसे छोटा प्रायोरिटी वैल्यू होगा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा पीएम सीएम लेवल का होगा। जिसका प्रायोरिटी सबसे कम होगा, मतलब प्रायोरिटी वैल्यू कम होगा, वो मेरे लिए सबसे, जो 1 नंबर पे होगा मेरे लिए वो सबसे बड़ा होगा, और जो मेरे पास 4 नंबर में होगा वो मेरे लिए सबसे छोटा होगा। या आप इसका अपोजिट कर सकते हैं, जो 4 नंबर पे होगा मेरे लिए वो सबसे बड़ा होगा, और जो अपोजिट छोटा, जो जिसका छोटा नंबर होगा वो मेरे लिए सबसे छोटा होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट हम लोग इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी इंडिकेट्स हायर प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। मतलब जिसका 1 होगा वो मेरे लिए सबसे ऊंचा पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले एलोकेट होगा मेरा छोटा, मेरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, जिसका सबसे छोटा वैल्यू है। तो जिस इसका सबसे छोटा वैल्यू है, यहाँ पे P1 का सबसे ज्यादा छोटा वैल्यू है, तो सबसे पहले P1 को एलोकेट करेंगे 4 यूनिट के लिए। तो P1 मेरा एलोकेट हुआ 4 यूनिट के लिए। उसके बाद मेरा P3 का छोटा है, 2 है मेरा P3 का, तो उसके बाद हम P3 को एलोकेट करेंगे 5 यूनिट के लिए। तो यहाँ पे T9 तक पहुंच गया टाइम, यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट कर रहे हैं, जीरो टाइम पे आया था मेरा P1। ये 4 यूनिट का काम किया, 4 सेकंड या 4 यूनिट टाइम में, तो T4 हो गया। ये उसके बाद 5 यूनिट का काम किया, फिर टाइम यहाँ T9 हो गया। अब T9 के बाद, इसके बाद P3 के बाद मेरा सबसे छोटा प्रायोरिटी वैल्यू है P2 का, तो P2 को एलोकेट कर देंगे 3 यूनिट के लिए। तो यहाँ P2 को एलोकेट कर दिए 3 यूनिट के लिए, T12 तक हो गया। अब T12 हो गया यहाँ पे, अब T12 पे सबसे लास्ट में बचा मेरे पास P4, तो हम P4 को एलोकेट करेंगे। सॉरी, लास्ट में मेरा बच गया P4, यस, तो हम यहाँ P4 को एलोकेट कर देंगे। बट अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि T13 पे एक नया प्रोसेस आ रहा है, जिसका प्रायोरिटी वैल्यू 2 है। तो प्रायोरिटी वैल्यू इसका 2 है और P4 का प्रायोरिटी वैल्यू 4 है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो गया मेरा P5 का। P5 एक अराइव कर रहा है T13 पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 यूनिट का काम तो ये P4 कर लिया, अब यहीं पे इसको रोक देंगे और इसके जगह यहाँ P2 को एलोकेट कर देंगे, और सॉरी P5 को एलोकेट कर देंगे, और P5 अपना सारा काम कंप्लीट कर लेगा, तो उसके बाद वापस से यहाँ P4 को एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रियम्पशन। यहाँ प्रियम्पशन क्या की, हम लोग इसको आधा में ही रोक के बाहर निकाल दिए। पर नन प्रियम्पशन में क्या होता है कि अगर नन प्रियम्पशन होता है इसमें, तो हम लोग P4 को अपने से रोक के बाहर नहीं निकाल सकते थे जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। बट ये प्रियम्पशन था, इसलिए हम लोग P4 को बीच में रोक दिए और इसको बाहर निकाल दिए, और एक नया जो प्रायोरिटी आया मेरा P5, जिसका प्रायोरिटी लेवल छोटा था और प्रायोरिटी वैल्यू छोटा था, और हम लोग यहाँ यही कंसिडर किए थे जिसका छोटा प्रायोरिटी वैल्यू होगा उसको सबसे ज्यादा हम लोग ऊपर और सुपीरियर मानेंगे। तो हम लोग P5 को एलोकेट कर दिए, और लास्ट में हम लोग P4 को वापस एलोकेट करके P4 को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब इस गैंट चार्ट को देख के यहाँ पे सिंपली सीपीयू बस टाइम, वेटिंग टाइम और टर्न ऑन टाइम निकाला है, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, और यहाँ टोटल निकला हुआ है, एवरेज निकला हुआ है, और थ्रूपुट निकला हुआ है। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ सीपीयू बस्ट है, और धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स के भी आते रहेंगे, आप रिवीजन करते रहिए। डेडलॉक्स या फिर मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सब टॉपिक्स आ जाएंगे, ये 2-3 दिन में ही सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो होप सो आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड